तो इस बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं कोविड केसेस की। कोविड के मामलों में फिर से रफ्तार आ गई है। देश में पिछले 24 घंटे में 3000 से ज़्यादा कोविड के नए केसेस दर्ज किए गए हैं। इसी के साथ ही देश में एक्टिव केसेस की तादाद अब 13,000 को पार कर गई है। चिंता की बात यह है कि मरीजों की मौत भी हो रही है। महाराष्ट्र में कोविड से 3 जबकि दिल्ली में 2 मरीज अपनी जान गंवा चुके हैं। बुधवार को भी 7 मरीजों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटों की बात करें तो देश में करीब 1300 से ज़्यादा लोग कोविड से रिकवर भी हुए हैं, लेकिन कोविड के बढ़ते मामलों की वजह से डेली पॉजिटिविटी रेट बढ़कर अब करीब 2.25% के आसपास हो गई है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि कोविड के नए ओमिक्रॉन अब वेरिएंट की वजह से केस बढ़ रहे हैं। ओमिक्रॉन XBB.1.16 वेरिएंट तेजी से फैल रहा है और ये लोगों को संक्रमित कर रहा है। ये वेरिएंट इम्यूनिटी को चकमा दे रहा है। महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली और केरल में सबसे ज़्यादा केस सामने आ रहे हैं। वहीं दिल्ली में भी कोविड के मामलों में तेज इजाफा देखने को मिला है। 6 महीने बाद पहली बार राजधानी में कोरोना के जो केसेस हैं 300 से ज़्यादा नए मरीज मिलने के बाद हड़कंप मचा है। हालात को देखते हुए दिल्ली सरकार आज एक इमरजेंसी मीटिंग कर रही है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में भी कोविड के मामलों में उछाल देखने को मिला है। इसे देखते हुए सरकार टेस्टिंग और निगरानी पर खासा जोर दे रही है। हमारे पास इस समय एक्टिव पेशेंट जो है 63 है और अस्पताल में टोटल 7 मरीज, इसमें संजय नगर अस्पताल में 3 मरीज भर्ती हैं। हमने संजय नगर अस्पताल में 30 बेड विद आईसीयू रिजर्व रखा हुआ संतोष मेडिकल कॉलेज में, और 3 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को भी नोटिफाई कर दिया है। वहीं कोविड के मामले लगातार सामने आ रहे हैं तो बुधवार को 24 घंटे में 8 लोग कोरोना संक्रमित भी मिले हैं। कोरोना के इस मामले एक्टिव मरीजों की तादाद को देखते हुए अब शासन प्रशासन काफ़ी अलर्ट हो गया है। नमस्कार। देखिए, कोविड जो है ये अब हम लोगों के बीच में रहने वाला वायरस है। हम लोगों को इसी के साथ रहना है। अभी कुछ दिनों पहले से ऐसा लग रहा है कि होली के बाद से ही दिख रहा है कि कुछ केसेस बढ़ गए हैं लखनऊ में भी और पूरे देश में भी। हम लोग को हमेशा सतर्क और सजग रहना होगा। और कोविड का प्रोटोकॉल चूंकि 3 साल से हम लोग इसी पे बात कर रहे हैं, तो अब सभी को याद हो गया है कि मास्क पहनना है, हाथ धुलना है और सामाजिक दूरी, जो सोशल डिस्टेंसिंग है, जो भीड़ भाड़ वाली जगह पे अनायास न जाएं। तो बीच बीच में जैसे ही इफेक्ट आवे हम लोग इसको बचा लें तो हम लोग आराम से बच सकते हैं। जो सिम्टोमेटिक हैं, जिनको लग रहा है कि ये हो सकता है, निश्चित रूप से हमारे फिजिशियन उनके लिए या इमरजेंसी में जो आ रहे हैं उनको एंटीजन टेस्ट और आरटीपीसीआर कराया जा रहा है। कोरोना को लेकर पूरी तैयारी है। कोई स्थिति गंभीर नहीं है। अभी उत्तर प्रदेश में स्थितियां पूरी तरह से नियंत्रण में हैं। कोरोना जब जब बढ़ा है तो 3-4 जिलों से अधिक आता है, जैसे दिल्ली के पास है, गाजियाबाद, नोएडा और लखनऊ और आगरा, जहां पे पर्यटक अधिक आते हैं, लेकिन वहां सतर्कता के साथ आगे बढ़ने के निर्देश दिए गए हैं। लेकिन स्थितियाँ पूरी तरह से नियंत्रण में। सरकार कह रही है कि स्थिति नियंत्रण में है, केसेस थोड़े बढ़ रहे हैं। इस पूरे मामले को समझना जरूरी है। धर्मशाला नारायण सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के हमारे साथ सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर नवनीत सूद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनसे ज़रा आइडिया ले लेते हैं कि ये मैटर कितना भी गंभीर है। डॉक्टर सूद, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आज आप समय दे रहे हैं और आपको रामनवमी की बहुत बहुत बधाई हमारी तरफ से। लेकिन जो केसेस अभी थोड़े बड़े हैं सर, ये गंभीर है या फिर एक रूटीन है कि ठीक है थोड़ा मौसम भी बदल रहा है, थोड़ा होली के बाद, हमने पिछली बार भी देखा था जब कोविड की शुरुआत हुई थी तब भी होली के बाद ही हुई थी। ये ऐसा समय आता है कि जिस समय ये केसेस एकदम से बढ़ते हैं लेकिन बाद में धीरे धीरे करके स्टेबल हो जाते हैं। अब तो इम्यूनिटी भी काफ़ी बढ़ गई होगी लोगों की। जी हाँ, देखिए केसेस तो बढ़ रहे हैं और ये समय वैसे भी रहता है वायरल डिजीज का। अगर आप वैसे भी देखेंगे तो H3N2 और दूसरे इन्फ्लुएंजा वायरस और नॉन इन्फ्लुएंजा वायरसेस के भी जो केसेस हैं वो बढ़े हुए हैं। हालांकि कोविड ज्यादा लाइमलाइट में रहता है और ज्यादा टेस्टिंग होती है, बट बाकी चीजें भी होती हैं और उनके सिम्टम्स भी सेम ही होते हैं। तो मेरा अपना मानना यही है कि इस बार भी शायद यही रहेगा। 1 या 2 महीने के लिए थोड़े केसेस बढ़ेंगे। जहां तक बात रही कि सीवियरिटी कैसी है, मेरे ख्याल से अभी तक हमारे पास तो कोई बहुत सीवियर केसेस नहीं आए हैं जो कोविड के हों। क्या HCNT को भी बहुत सीवियर केसेस नहीं आए हैं,
फ्यू एंड फार इन बिटवीन। इनफैक्ट अगर आप पूरे इंडिया में या दिल्ली में भी ले लेंगे तो कुछ एक केसेस ही बहुत फ्रैक्शन ऑफ परसेंटेज केसेस हैं जो थोड़े सीवियर कैटेगरी में होंगे। बट हमें सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि अभी अगर केसेस बढ़ने शुरू हुए हैं तो ये हो सकता है कोई म्यूटेंट स्ट्रेन है जो थोड़ा सीवियर हो और बाद में जाके थोड़ा ट्रबल कर सकता है। डॉक्टर सूद, अब जैसे कोई पेशेंट अभी आपके पास आता है तो टिपिकली क्या डॉक्टर्स अभी उनको कोविड टेस्ट के लिए बोल रहे हैं, या फिर वो एक रूटीन इसको फीवर समझते हुए पहले एंटीबायोटिक देते हैं 3-4 दिन, और अगर फिर से फीवर वगैरह ना उतरे या सिम्टम्स थोड़े कम ना हो तब कोविड के टेस्ट के लिए बोला जा रहा है? क्योंकि हम सिर्फ ये आपसे जानना चाहते हैं कि कोविड के टेस्ट हो कितने रहे हैं, रिकमेंडेशन कितनी हो रही है डॉक्टर्स की तरफ से? हाँ, ये गवर्नमेंट की भी गाइडलाइंस आई हैं, आईसीएमआर की भी गाइडलाइंस हैं, और बाकी हम भी इन जनरल प्रैक्टिस में यही रहते हैं कि जो सीवियर केसेस हैं, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेसेस जिसको हम बोलते हैं सारी करके, जो केसेस वैसे भी ऐसा आईसीयू में जाने वाले हैं, जिनका ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो रहा है, बहुत खांसी हो रही है, बहुत फीवर हो रहा है, या ऐसे सिम्टम्स जो फ्लू के रहते हैं वो काफी सारे हैं, उन केसेस में तो हम फर्स्ट हैंड केस में सबका करवा रहे हैं कोविड टेस्ट। बट ये है कि जो दूसरे केसेस हैं जो मेरे ओपीडी में आते हैं, बहुत सारे पेशेंट्स अभी ऐसे ही आ रहे हैं, मेरे को थोड़ा खांसी है, थोड़ा गला खराब है, उन केसेस में हम इनिशियली अभी कोविड नहीं करवा रहे हैं, बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं करवा रहे हैं, जो बिल्कुल माइल्ड केसेस हैं। बट हो सकता है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अगर केसेस ऐसे ही बढ़ते रहे तो शायद उन केसेस में भी करवाना पड़े, क्योंकि वो इन्फेक्टिविटी जो है वो बढ़ाएंगे अभी। तो अभी तक के लिए जो बहुत सीवियर केसेस हैं और जो केसेस हमें कोई प्रोसीजर्स करने हैं, समझिए किसी को ओटी में लेना है, ऑपरेशन थिएटर में किसी का ऑपरेशन होना है, या किसी के ऐसे प्रोसीजर होने हैं ब्रोंकोस्कोपी, एंडोस्कोपी, जहाँ पे संक्रमण के चांसेस ज्यादा रहते हैं, अभी तक तो उन्हीं केसेस में सिर्फ कोविड टेस्ट करवा रहे हैं। बट जैसे जैसे आगे डेटा और आएगा या जैसे स्थिति बनेगी उस हिसाब से शायद वो भी हमें बढ़ाना पड़ेगा। वैसे एक आम आदमी को प्रिकॉशनरी क्या क्या कदम उठाने चाहिए इस समय? एक मास्क डालना तो अमूमन सभी लोगों को पता ही है, अब सैनिटाइज़र इस्तेमाल करना भी अमूमन लोगों को पता लग चुका है। इसके अलावा सर, मास्क और सैनिटाइज़र के अलावा कोई और ऐसी चीज़ जो आप बताना चाहें दर्शकों को कि हाँ थोड़ा ये और आप अवॉइड करो, या ये थोड़ा सा आप रेगुलर अप करने लग जाओ? मेरे ख्याल से थोड़ा सा ध्यान देके जाएं जहां पे जाएं। जो हम अभी बिल्कुल खुल गया था, तो ओवर क्राउडेड केस जो जगहें हैं, स्पेशली जो वल्नरेबल ग्रुप हैं, जिनमें ज्यादा सीवियर होने के चांसेस होते हैं, एल्डरली हैं, डायबिटिक हैं या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड लोग हैं, वो तो अभी ओवर क्राउडेड जगह पे अवॉइड ही करें। अगर जाना भी है तो मेरे ख्याल से उन जगहों पे तो एटलीस्ट N95 मास्क पहने। बाकी जगह पे ट्रिपल प्लाई मास्क आपका चल जाएगा, जैसे हमारे ओपीडीज में ट्रिपल प्लाई मास्क है और बाकी जगह पे है। बट आप जब ओवर क्राउडेड प्लेसेस में जाएंगे जहाँ पे चांसेस हैं आपके ज्यादा होने के, वो आप उसको अवॉइड करें। दूसरा, मैं ये जरूर कहूंगा कि जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं करवाया, अपना बूस्टर डोज नहीं लगवाया, वो तो मतलब अपना थोड़ा इमीडिएटली उसको वैक्सीनेशन को करवा लें। प्लस इन्फ्लुएंजा वैक्सीन भी जिनको नहीं लगा हुआ है वो भी अपने लगवा लें, क्योंकि वो दोनों के सिम्टम्स सिमिलर हैं तो वो डिफिकल्ट होगा। इन्फ्लुएंजा भी अगर होता है दूसरा नॉर्मल नॉन कोविड, वो भी एक इशू रहता है, वो भी आजकल बहुत कॉमन है। ये दो चीजों के अलावा जो बाकी प्रिकॉशंस हैं वो तो हम ऑलरेडी पहले से कोविड में देख चुके हैं। तो मेरे ख्याल से 1-1.5 महीना हमें प्रिकॉशन लेके ही चलना बेटर है, बजाय इसके कि कुछ और ज्यादा डेंजरस लेवल्स पे आ जाए बात। डॉक्टर सूद, एक बात मेरे को आपसे और पता करनी थी। अमूमन काफ़ी सारे लोगों का सवाल होता है कि जब से इंजेक्शन्स लगे हैं तो थोड़ा सा इम्यूनिटी पे असर आया, या तो कोविड की वजह से आया या तो मेडिसिन की वजह से आया है। क्योंकि आप इसी डिपार्टमेंट को डील करते हैं, आपके पास रेस्पिरेटरी के काफ़ी सारे केसेस हैं, तो आप हमको ज़रा ये बता सकते हैं कि किस वजह से इम्यूनिटी गिरी? ये मेडिसिन का इम्पैक्ट है, कोविड का इम्पैक्ट है, या फिर हमारा नेचर ही ऐसा हो गया है कि इस कोविड ने हमको बहुत हद तक ऐसा कर दिया है कि हम बहुत जल्दी जल्दी अब रिएक्ट कर रहे हैं हमारा शरीर? देखिए, जहां तक बात कोविड में सीवियर डिजीज की होने की रही, तो वो इन्फेक्शन हम उसको बोलते हैं कि आपका कोविड का जो वायरस है आपके शरीर में चला गया। उसका वो डिजीज प्रोसेस, मतलब बॉडी का क्या रिएक्शन आता है उसको, वो डिजीज प्रोसेस है बेसिकली।
इम्यूनिटी जो है वो बड़ा एक टू एज्ड स्वॉर्ड है जो मैं कहूंगा आपको। उसका रीजन ये है कि हाइपर इम्यूनिटी से भी बहुत लोगों की डेथ हुई है। तो आपने जो अभी आपने सवाल पूछा बिल्कुल सही पूछा कि हाँ, आपकी बॉडी जो रिएक्ट करती है उस इन्फेक्शन को, वो आपके लिए अच्छी भी हो सकती है, और कुछ ऑल्टर्ड अगर ज्यादा रिएक्ट कर जाए तो वो आपकी बॉडी को भी डैमेज कर सकती है। तो वो एक अलग चीज है। बट अभी जो आपका जो क्वेश्चन है, कमिंग टू द मूड पॉइंट, ये जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं ये कोविड की डिजीज की रेजिडुअल इफेक्ट्स ही हैं ज्यादातर चीजों में, क्योंकि कोविड ने इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स बॉडी में कर दिया। तो अपार्ट फ्रॉम कि लंग्स में कुछ कुछ चेंजेस रह गए, जैसे आईएलडी जैसे चेंजेस रह गए, उसके अलावा बाकी बॉडी में भी किसी किसी को जॉइंट पेन्स रह गए, किसी को जनरलाइज्ड वीकनेस रह गई, वो कोविड के ही इफेक्ट थे। जहां तक रही ये धारणा कि वैक्सीन की वजह से ये प्रॉब्लम हुई है, तो अभी तक हमारे केसेस मेरे उसमें तो कोई प्रैक्टिस में ऐसा नहीं आया कि वैक्सीन की वजह से ये सब प्रॉब्लम्स हुई हैं। हाँ, ये होता है कि बहुत लोगों को ये लगा कि हम वैक्सीन लगवाने गए थे, उसके बाद हमें कोविड हो गया। तो वो वाली बात मैंने आपको पहले भी यही बोली थी कि आप ओवर क्राउडेड जगह पे जहाँ पे भी जाएंगे, जहाँ पे इन्फेक्शन होने का चांस है, तो जैसे एक्सपोजर बढ़ेगा, वो अब आप वैक्सीन वाले सेंटर पे बढ़ा है कि कहीं बाहर बढ़ा है, वो एक अलग इशू है। तो अभी तक ऐसा नहीं है कि वैक्सीन की वजह से कोई बहुत डेंजरस कॉम्प्लिकेशंस या साइड इफेक्ट्स या एडवर्स इफेक्ट्स आए हैं। प्राइमरली कोविड के वजह से ही ये प्रॉब्लम्स आई। आपका छोटा सा एक्सपीरियंस मैं ज़रूर इसमें ऐड ऑन करवाना चाहूँगा। वो ये है कि जैसे मान लीजिए किसी ने इंजेक्शन लगवाया फर्स्ट और बाद में सेकंड लगवाया, लेकिन अब बूस्टर डोज में काफ़ी गैप आ गया है, क्योंकि हमको पहले बताया गया था कि बैक टू बैक आपको लगवाने चाहिए, इसके 2-3 महीने के बाद आपको सेकंड डोज लगवा लेनी चाहिए। लेकिन टिपिकली बूस्टर और सेकंड डोज में काफ़ी सारे लोगों का बड़ा गैप है, कईयों का तो 6-6 महीने, 8-8 महीने, 1-1 साल का गैप है। तो उनको लगवाना चाहिए, इस चीज़ को ध्यान में अपने माइंड में रखते हुए कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है बूस्टर लगवा लो। एक चेन जो बनती है टिपिकली एक मेडिसिन की, शायद आप इसको अच्छे से समझ पा रहे होंगे, वो कहीं भी डिस्टर्ब नहीं हुए, बूस्टर लगवा लेना चाहिए। मेरे ख्याल से लगवा लेना चाहिए। उसका रीजन ये है कि जैसे हम लोग हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स है, तो हमारा जो चेन है वो बाकी लोगों से भी पहले से चल रही है। तो इनिशियल डोजेस भी हमें ही लगी थी, तो हमारा जो गैप है वो और भी बड़ा हो गया है। बट ऑब्वियसली हमारे बूस्टर डोजेस भी लग चुके हैं, तो हम नेक्स्ट डोज नहीं लगवा रहे हैं अभी, क्योंकि उसकी कोई अभी रिकमेंडेशन नहीं आई है। बट जिसका एटलीस्ट बूस्टर डोज नहीं लगा है, तो उनको मैं सबको अभी रिकमेंड करूंगा कि एटलीस्ट लगा लीजिए बूस्टर डोज। वो जैसा भी इम्यूनिटी देगा, कुछ इम्यूनिटी तो 100% देगा वो, अगर उस चेन को पूरा फॉलो ना भी करा हो, बट वो डेफिनेटली हेल्प करेगा। ठीक है मिस्टर सूद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आज आपने समय दिया, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे जिसका आपने बहुत अच्छे से जवाब दिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।